पूरा देश पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया कोरोना संक्रमण काल में जी रही है और इस महामारी का बहुत जुझारूता से सामना कर रही है। हम सबके प्रयास जारी हैं इस महामारी से उबरने के लिए। ये बिल्कुल नई बीमारी है तो हमें बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है इसमें। तो इस काल के लिए जैसे कि बताया गया, रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ाई जाए, क्योंकि कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता अपना काफ़ी अहम रोल अदा करती है। तो क्या है रोग प्रतिरोधक क्षमता, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 13 सितंबर को जो पोस्ट कोविड प्रोटोकॉल जारी किया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में योग और प्राणायाम के महत्व के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि पोस्ट कोविड में प्रोटोकॉल जो भारत सरकार ने जारी किया है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने, उसमें योग और प्राणायाम को डेली करने को बोला है और आयुष चिकित्सक के निर्देशन में कुछ औषधियाँ लेने को बोला है, जिसमें आयुष क्वाथ को लेने को बोला है। तो आयुष क्वाथ क्या है, कैसे काम करता है और किस तरह से लेना चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे। तो इसके लिए जो भी आपकी क्वेरीज या क्वेश्चंस हैं वो भी आमंत्रित हैं। तो हम सबसे पहले रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में चर्चा करते हैं कि क्या है रोग प्रतिरोधक क्षमता और कोरोना संक्रमण से लड़ने में कैसे ये काम करेगी। शरीर में एक विशेष शक्ति होती है, इसको रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, जो हमारी डेली बायोलॉजिकल साइकिल होती है। जैसा कि आयुर्वेद में बताया गया, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य 3 स्तंभ बताए गए हैं, मतलब 3 स्टेप हैं। इनको हम बेटर तरीके से करते हैं, अच्छा भोजन लेते हैं, अच्छी नींद लेते हैं और अच्छे विचार रखते हैं। इन सब चीज़ों को करने से हमारी स्वस्थ जीवन बना रहता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है तो हम सामान्य रूप से अच्छा जीवन जी पाते हैं। जो कोई भी संक्रमण हो, आज कोरोना की बात चल रही है तो कोरोना पे, और कोई भी दूसरा संक्रमण हो, वो हमें अब संक्रमित हम नहीं होते, और किसी वजह से हो भी जाए तो उसका दुष्प्रभाव दूरगामी नहीं होता है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो कोरोना जब काल आया तो कोरोना ने मानव से मानव तक संचरण होता है इसके बारे में जैसा कि कहा गया, तो साधारण से लक्षण मिले इसमें तो URI इन्फेक्शन होता है, जो नाक, मुंह और आँखों के द्वारा इसका संक्रमण पाया गया, जो एक मानव से दूसरे मानव में संचरित हुआ। तो जब इसके बारे में हमने और अध्ययन किया तो इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता का अच्छा रोल रहा है। जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी थी वो लोग संक्रमित हुए भी तो उन पर दुष्प्रभाव, गंभीर दुष्प्रभाव नहीं देखे गए। जो उनको वेंटिलेटर पे जाना पड़ा या कोमोर्बिड कंडीशन थे, उनकी इम्यूनिटी कम होती है, बच्चे, बुजुर्ग, BP, शुगर, अस्थमा, प्रेग्नेंट लेडीज़, ये सब लोग जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, जिनके संक्रमण की संभावना और संक्रमण से जन्य गंभीर दुष्प्रभावों की संभावना अधिक होती है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ाया जाए, तो ये बढ़िया चुनौतीपूर्ण विषय था। तो इसमें आयुर्वेद शुरू से ही रोग प्रतिरोधक क्षमता पर फोकस करता हुआ आया है। आयुर्वेद में जो भी चीज़ें होती है जो परमानेंट रिलीफ की ओर जाती है, जिसमें हम आहार अच्छा लें, पौष्टिक आहार लें, आहार का समय तय करें, बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से आदर्श जीवन शैली जिएँ। हमारा एक सोने का समय और जागने का समय निश्चित होना चाहिए, और दिन भर में जब भी पोषक आहार लें आप, सवेरे और शाम का टाइम जो बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से 9 से 12 का समय है सवेरे के भोजन का, जब अग्नि प्रदीप्त होती है। दोपहर को खाने के बाद सोना नहीं है, और शाम का खाना 8 बजे के पहले ले लें, 6 से 8 बजे के बीच जब अग्नि उत्तम होती है। और रात का सोने का समय 10 बजे से 4 बजे तक सबसे बेस्ट समय माना गया है सोने का, बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से। एक आदर्श स्थिति होती है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए। उससे क्या होगा, हमारी बॉडी अच्छी तरह रिकवर कर पाएगी। जो शरीर में डेली की टूट फूट होती है, कोशिकाएं टूट फूट करती है, उसकी रिकवरी अच्छी तरह से हो पाएगी। तो हम एक आदर्श जीवन शैली जिए, स्वस्थ जीवन शैली, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में काम करेगी। इसके अलावा आयुष मंत्रालय, भारत सरकार ने भी कुछ उपाय बताए थे। कोरोना संक्रमण काल जब शुरू हुआ था तो मार्च में, और प्रधानमंत्री जी ने भी बार बार में बताया है, आयुष मंत्रालय के द्वारा जो उपाय बताए गए उनको प्रधान होगा। कोई भी आम विष बनेंगे, टॉक्सिन्स बनेंगे, वो शरीर में पच जाएंगे, उसका दुष्प्रभाव कम से कम होगा। तो गर्म पानी का नित्य सेवन करना है, नंबर 1। दूध नियमित तौर पर पिएं, दूध में हल्दी डाल के लें। हल्दी को हजारों सालों से हमारी बौद्धिक संपदा और बौद्धिक परंपरा का हिस्सा रही है हल्दी। तो हल्दी की मात्रा कितनी होनी चाहिए अपने डॉक्टर से डिसाइड करें, आयुष डॉक्टर्स जो आपके आसपास मिल जाएंगे,
क्योंकि हल्दी के कुछ गंभीर दुष्प्रभाव भी देखे गए हैं, जैसे किन लोगों को लेनी, क्योंकि ये गर्मी का मौसम है, जो टेम्परेचर 40 से 45 डिग्री भी पाया गया है कई जगह पर, तो उसको देखते हुए हल्दी का सेवन करें। और मसालों हैं जो भारतीय परंपरा में हम नियमित तौर पर मसालों का उपयोग करते ही हैं, हल्दी, जीरा, लहसुन, अजवाइन, काली मिर्च, अदरक, ये सामान्य तौर पर हम लेते ही हैं। इन मसालों को और अधिक उपयोग करेंगे तो ये संक्रमण को रोकने में, ये मसाले किसी भी वायरल संक्रमण को रोकने में अच्छा काम करते हैं। पहले भी कई वैज्ञानिक अध्ययन हुए हैं, इसमें ये साबित हो चुका है और आज भी किसी पेपर में आया हुआ है। तो पिछले 6 महीनों में सभी चीज़ों के निर्यात में लगभग कमी आई है, लेकिन मसाले जो इम्यूनो बूस्टर मसाले, उनके निर्यात में 78% की वृद्धि देखी गई है, जिसमें अदरक सबसे अधिक 178% वृद्धि देखी गई अदरक के निर्यात में। चाइना और यूएसए में सबसे ज़्यादा निर्यात हुआ है इनका। तो मसालों का भी सेवन करें, दूध के साथ च्यवनप्राश का सेवन करें, नियमित तौर पर करें। और भारत सरकार ने 24 अप्रैल को एक आयुष क्वाथ नाम से एक औषधि जो रेमेडी के रूप में घर पे ही जो बनाई जा सकती है उसका उपयोग करने को बोला था, जिसमें तुलसी, अदरक या सूखी अदरक को हम सौंठ बोलते हैं, दालचीनी और काली मिर्च, ये 4 भाग तुलसी, 2 मात्रा में 4-2-2-1 का रेशो बनाकर लेना है। तो ये मात्रा बन जाएगी। 2 से 3 की मात्रा में इसको चाय के मसाले के रूप में यूज़ कर सकते हैं, हर्बल टी के रूप में यूज़ कर सकते हैं, या इसको गले के संक्रमण में या गले को संक्रमण से बचाने के लिए खराश में इसको चूस भी सकते हैं। और जो पेय बनेगा, हर्बल टी बनेगी, उसमें हम स्वाद के अनुसार और प्रकृति के अनुसार और आयुर्वेद चिकित्सक के निर्देशानुसार मुनक्के, गुड़ और नींबू स्वादानुसार मिला सकते हैं। कितने समय तक लेना है, कैसे लेना है और किसको अधिक लेना है, तो इसके बारे में आयुर्वेद चिकित्सक के निर्देशानुसार लें। इसमें अध्ययन में पाया गया जिनकी तासीर गर्म है, एसिडिटी की परेशानी होती है, अल्सर की परेशानी होती है, पाइल्स की समस्या होती है, उनको इसके सेवन करते समय इसमें मुनक्का डाल के लें और इसकी मात्रा को कम रखें, 1.5 से 2 ग्राम रखें। जो कोमोर्बिड ग्रुप के हैं, बच्चे हैं, अस्थमा वाले हैं, क्वारंटाइन जो पर्सन्स हैं, जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जिनके बीपी, शुगर इनकी समस्या है, कैंसर की समस्या है, किडनी की डिजीज़ वाले हैं, वो इसका नियमित तौर पर सेवन कर सकते हैं। नियमित तौर पर सेवन करते वक्त इन चीज़ों का ध्यान रखना है। मात्रा सबसे इम्पोर्टेंट होती है आयुष क्वाथ की। आयुष क्वाथ को भारत सरकार ने जब लॉन्च किया तो कई कंपनियों ने इसको निकाला भी सही, कई टैबलेट के तौर पर भी मार्केट में उपलब्ध है ये। तो गर्म पानी को डिस्पर्सिबल टैबलेट में 2 टैबलेट डाल के 500 mg की डेली के तौर पर गर्म पानी में इसका सेवन किया जा सकता है आयुष क्वाथ का। और तीसरा, योग प्राणायाम को निश्चित तौर पर करें, कि योग प्राणायाम को करने के 3 लाभ हैं। एक तो स्वस्थ रहेंगे, इसी कोरोना संक्रमण काल में मानसिक अवस्था सदृढ़ रखना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि जब पैनिक होगा, स्टिग्मा होगा, तो इसको अवसाद की देखा गया कि दुनिया के कई बड़े संस्थानों ने भी इसके बारे में बताया है कि कोरोना संक्रमण काल में एक अवसादजन्य परिस्थितियाँ बनेगी, जो पूरे देश में भी देखी जा रही है। क्योंकि हम शुरुआत में थे, काफ़ी कम केसेस मिल रहे थे, आज लगभग 1 लाख के करीबन केस मिल रहे हैं डेली, और 1100 लोग रोज़ मौत का शिकार हो रहे हैं। जब हम देखते हैं अड़ोस पड़ोस में भी किसी की मौत हो जाती है, असामयिक मृत्यु हो जाती है, कहीं भी जवान लोगों की भी, कोरोना वॉरियर्स की भी, कोई वेंटिलेटर पे जाते हैं, कहीं कोविड सेंटर में जाते हैं, काफ़ी बच्चे भी प्रभावित हो रहे हैं, महिलाएं भी प्रभावित हो रही है। तो इसमें मानसिक अवस्था का ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी हो, क्योंकि सामाजिक तौर पर और आर्थिक तौर पर पूरी दुनिया को झंझोड़ के रखा हुआ है। आय के स्रोत कम हो गए हैं, हम सामाजिक परिवेश में रहने वाले व्यक्ति हैं, सामाजिक और धार्मिक आस्था के केंद्र हमारे बंद हैं, हम मिलजुल नहीं पा रहे हैं, घूम नहीं पा रहे हैं, प्रकृति का आनंद नहीं ले पा रहे हैं, हमें बंधक बना दिया है कोरोना ने। और कुछ प्रोटोकॉल जो यूनिवर्सल प्रोटोकॉल है, WHO ने भी और भारत सरकार ने भी जो बताएं सामान्य, बार बार हाथ का धोना, साफ सफाई का रखना, सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखना है, सैनिटाइज़र का यूज़ करें, और सबसे ज़रूरी है मास्क। मास्क की एक और परिभाषा हमने तैयार की है, काफ़ी विद्वान साथियों ने, उसको मास्क का उपयोग करना है। मास्क, एक तो जो मास्क सामान्य तौर पर जो ये मास्क होता है सूती कपड़े का हो
या फिर कोरोना वॉरियर्स या हाई रिस्क वाले लोग N95 भी यूज़ कर सकते हैं, या ट्रिपल लेयर पेंटा लेयर मास्क भी यूज़ कर सकते हैं, पर सूती कपड़े का या रियूजेबल मास्क हो वो ज़्यादा बेहतर है एक आम आदमी के लिए। एक मास्क के तौर पर एक परिभाषा तय की गई है कि जिससे कोरोना संक्रमण से लड़ा जा सकता है। वो क्या है? मास्क में एक तो मास्क का प्रयोग जो आपके मुंह और नाक अच्छी तरह कवर रहे वो मास्क हो, और अल्कोहल युक्त सैनिटाइज़र या बार बार में हाथ धोएं। सामान्य साबुन से भी धो सकते हैं, पानी से भी धो सकते हैं। ये बार बार में हाथ धोने से संक्रमण कम होगा, सभी तरह का संक्रमण कम होगा, बीमार होने से बचेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, 2 गज की दूरी या 6 फीट की दूरी का निश्चित तौर पर पालन करना है सभी जगह, जो सरकार बार बार में निर्देशित करती भी है सभी माध्यमों, प्रचार माध्यमों के माध्यम से। और के का मतलब काढ़े की जो प्रभावी भूमिका देखी गई है, तो ये काढ़ा ही था जो जन जन का आशा का केंद्र बना। भारत में कोरोना संक्रमण के जैसे आज 53 लाख के ऊपर केस हो चुके हैं, ये तो और सीमित संख्या थी हमारे पास जो हम टेस्ट करवा सकते थे। उसके बावजूद भी ऐसा माना गया है सीमित संख्या के चलते ये संक्रमित की संख्या काफ़ी अधिक रही होगी। लेकिन आयुर्वेद के प्रति आस्था थी लोगों ने, घरेलू उपायों के प्रति आस्था थी, आयुष मंत्रालय भी सजग था, भारत सरकार भी सजग थी। इन सब उपायों के चलते भारत में मृत्यु दर काफ़ी कम है और देशों के मुकाबले 3 से 4% ग्लोबल मृत्यु दर 3% के आसपास देखी गई। कई देशों, बड़े बड़े देश जिनकी स्वास्थ्य ढांचा हमसे काफ़ी मजबूत था, हमारा ढांचा उतना मजबूत नहीं था, लेकिन हमारी परंपरागत ज्ञान, बौद्धिक संपदा, जो क्वारंटाइन जैसी चीज़ें, सोतक जैसी चीज़ें हमारे पास पहले भी थी। हाथ मिलाना हमारी संस्कृति में पहले भी नहीं था, हम नमस्कार से ही अभिवादन करते थे। और जो मसाले हम सामान्य परंपरा में भी लेते हैं, निश्चित तौर पर रेगुलर यूज़ करते हैं, तो उन मसालों का हम यूज़ कर ही रहे थे। दूध में हल्दी हम हर सर्दी यूज़ करते ही थे। गर्म पानी का सेवन दक्षिण भारत में तो सामान्य परंपरा में ही है। ये सब चीज़ें हमारे पास पहले भी थी। सोतक से जो मृत्यु हो जाती थी, किसी के बच्चा होता तो सूतक का पालन होता ही होता था, चप्पल जूते बाहर रखे ही जाते थे हमारे। तो ये सामान्य हमारे पास सब चीज़ें थे ही सही। तो जहाँ औषधि की बात आई, काढ़े की बात, काढ़ा हमारे प्रचलित परंपरा में प्रचलित था ही सही, गाँव में, शहर में। लेकिन जब ये कोरोना काल आया तो काढ़े का प्रचलन पूरे देश में बढ़ा, सरकारों ने भी इसको प्रोत्साहित किया। और आशा केंद्र गिलोय का काढ़ा लिया लोगों ने, आयुष क्वाथ लिया, और जो भी उपलब्ध था, जिस भी तरह का घर में लौंग, काली मिर्च, तुलसी, अदरक, इन सब का काढ़ा लोगों ने भरपूर मात्रा में पिया। तो कोरोना, कुछ क्वेश्चंस हैं जिसका हम जवाब देना चाहेंगे। कोरोना से बचें इसके लिए हमें कौन कौन सी दवाइयाँ लेनी चाहिए? देखिए, हम दवाइयों पर सीधा नहीं जाएंगे, प्रिवेंटिव एस्पेक्ट में हम ऐसी चीज़ें बताएंगे जो टॉनिक रहेंगे, जो भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने भी बताया है। सामान्य तौर पर गिलोय घनवटी का अध्ययन हुआ है अभी 7 दिन पहले ही, जोधपुर आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन यूनिवर्सिटी का स्टडी इंग्लैंड के प्रतिष्ठित जर्नल में छपी है। उस पर उनका अध्ययन हुआ है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के अगेंस्ट कुछ लोगों को, कुछ कोरोना पॉजिटिव लोगों को जोधपुर के एक हॉस्पिटल में आधे लोगों को HCQ दी गई, कुछ लोगों को गिलोय घनवटी दी गई। गिलोय घनवटी में पहले 7 दिन के अंदर 82% रोगी कोरोना से मुक्त हो गए। ये उस अध्ययन का निचोड़ बता रहा हूँ मैं। जबकि जिसको HCQ दी गई दूसरे ग्रुप को, उसमें ये संख्या 15.7% थी। 14 दिन के अंदर गिलोय घनवटी लेने वाले 100% पेशेंट रिकवर हो गए, जबकि इनकी संख्या 80% थी HCQ वाले ग्रुप की। और रिकवरी रेट एवरेज 6.8 थी गिलोय घनवटी वाले ग्रुप की, और दूसरे ग्रुप की 14.2 थी। तो ये भारत सरकार ICMR के अनुमति से स्टडी हुई थी और अभी 5-7 दिन पहले छपी है, तो इस पर और अध्ययन जारी है। तो और आयुष क्वाथ, जो ये चीज़ें जो हम बता रहे हैं, दूध के साथ हल्दी लेना, गर्म पानी का सेवन करना, नियमित तौर पर योग और प्राणायाम करना, उससे क्या होगा, हमारी लंग कैपेसिटी बढ़ेगी। ये सारा खेल फेफड़ों को प्रभावित कर रहा है। अभी जो विकराल रूप में सितंबर में जो विकराल रूप धारण किया है, जैसे राजस्थान में भी देख रहे हैं, हम बूंदी में बैठकर बात कर रहे हैं, वहाँ भी तो विकराल रूप, फेफड़ों को हमें बचाना है। क्योंकि हाई रिस्क में भी वही लोग थे जिनको COPD की समस्या थी, अस्थमा की समस्या थी, नज़ले की समस्या थी, जो बुजुर्ग थे, किडनी की समस्या थी, बच्चे और बुजुर्ग, इन सबको हाई रिस्क ग्रुप में इसीलिए रखा गया था क्योंकि फेफड़ों को संक्रमित करेगा। URI इन्फेक्शन है जो नाक और गले के थ्रू हमारे पास जाना था, आँख के थ्रू भी जाता है,
तो हमें फेफड़ों को मजबूत कैसे बनाए, सारी गणित इसी पे लाई थे। बुखार आता है क्योंकि कई लोगों में ऐसा भी पाया गया कि फेफड़े चेस्ट एमआरआई में जो पाया जाता है कि कई लोग विसंक्रमित भी हो गए, नेगेटिव पीसीआर टेस्ट नेगेटिव बता रहा है लेकिन फेफड़ों की हालत खराब है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है। इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने बार बार में कही ये सारी बातें। हमने लगभग 1 लाख लोगों को काढ़ा पिला चुके थे हम 7 सितंबर तक। 12 मार्च हम लगातार कर रहे थे इन सब चीज़ों को। आयुष क्वाथ को इम्यूनिटी किट के रूप में बांट रहे थे। आयुष क्वाथ के बारे में भी चर्चा करी, इसके बारे में थोड़ी देर बाद और बताएंगे। तुलसी, दालचीनी, सौंठ और काली मिर्च 4, 2, 2 और 1 के भाग में लेनी है। ये पाउडर बनेगा। ये भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने 24 अप्रैल को ही इसको लॉन्च किया था और प्रधानमंत्री जी भी अपने उद्बोधन में बार बार में इसको बताते हैं। और सबसे अच्छी बात, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 13 सितंबर को पोस्ट कोविड प्रोटोकॉल जारी किया क्योंकि 41 लाख लोग अब तक रिकवर हो चुके हैं। और KGMU किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज की एक स्टडी में भी पाया गया, इसके अलावा वुहान में पूरी दुनिया में स्टडियाँ हुई, उसमें भी पाया गया कि 90% लोगों में कोरोना पैसिव स्टेज में, मतलब एसिम्टोमेटिक है। 10% लोग जिनको ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, अस्पताल में जाने की जरूरत पड़ती है इलाज के लिए, इनको आई के लक्षण मिलेंगे, खांसी, जुकाम, बुखार, फेफड़ों में संक्रमण के। उन 10% लोगों को कोरोना का इलाज दिया गया, उनमें से 1 से 1.5% की मृत्यु हुई। जो बचे जो पेशेंट थे उनमें भी 20% लोगों के फेफड़े में कार्य क्षमता कम पाई गई उनकी। कोरोना नेगेटिव होने के बाद भी ऐसा अध्ययन पाया गया, लंग फाइब्रोसिस के लक्षण मिले। वुहान में 6 महीने बाद ऐसी स्टडी आ रही है, अभी भी आ रही है कि फेफड़े बिल्कुल गल गए हैं। जो 25 साल में चेन स्मोकर की जो फेफड़ों की हालत होती है, 1 महीने का कोरोना संक्रमण ला देता है, ऐसा भी पाया गया। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सचेतता दिखाते हुए पोस्ट कोविड प्रोटोकॉल जारी किया है भी पिछले 13 सितंबर को। हालांकि काफ़ी दिनों बाद, 6 महीने बाद ये चीज़ें हुई, तो उसमें जो जो चीज़ें बताई गई उनको बारे में चर्चा करेंगे पोस्ट कोविड। लेकिन ये पोस्ट कोविड में ही नहीं, ड्यूरिंग कोविड और कोविड से बचने के लिए तो 3 ही चीज़ें हैं जिसको हम देंगे कि सोशल या फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क का प्रयोग और बार बार में हाथ धोना। ये 3 चीज़ें हम कोविड से बचाएगी, ये चीज़ है। इसके अलावा किसी भी संक्रमण से बचाने के लिए सामान्य उपाय बताए हैं। क्वेश्चन था उसका भी जवाब कि गर्म पानी नियमित तौर पर पिएं, दूध में हल्दी डाल के लें, आयुष क्वाथ का सेवन करें, मसालों का उपयोग करें। प्राणायाम से हमारी लंग कैपेसिटी बढ़ती है और मानसिक जो अवसाद, क्योंकि कोरोना हमें काफ़ी पीछे ले गया है, सामाजिक तौर पर हम मिल नहीं पा रहे हैं, अपनों को खोने का डर, रोजगार खोने का डर, ये सब चीज़ें हो ही रही है। और बीमारी का डर कि कहीं मुझे कोरोना नहीं हो जाएगा। अभी सामान्य संक्रमण भी होता है, सामान्य संक्रमण वायरल का मौसम भी है, तो इसमें भी हम क्या करें, होता ही था, हर बार होता था, बारिश होगी, मौसम फ्लक्चुएट कर रहा है, तो सबसे कम इम्यूनिटी होती है बारिश के टाइम पर। तो अभी इम्यूनिटी कमज़ोर है, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम गर्म पानी पिएं और आयुष क्वाथ का नियमित तौर पर सेवन करें। तो आयुष क्वाथ मार्केट में भी उपलब्ध है और आप घर पर भी बना सकते हैं इसको। तो और योग प्राणायाम करें क्योंकि ये बुरा समय है, महामारियों को दुनिया ने पहले भी देखा है, हजारों सालों से देखा है और हजारों सालों की परंपरा में हम महामारियों से, कई इससे भी गंभीर महामारियों से लड़ा है हमने और उभर के खड़े हुए हैं और अब भी लड़ेंगे। तो कुछ पॉजिटिव बातें भी कर लेते हैं इस बीच में। ये मान के चले पूरी दुनिया में मृत्यु दर बहुत ज़्यादा थी, टेस्ट भी ज़्यादा हुए, कंपैरेटिव हमारे यहाँ उतने टेस्ट नहीं हुए। इतनी बड़ी आबादी के साथ टेस्ट करना, भारत में जब स्वास्थ्य का ढांचा उतना मजबूत नहीं होते हुए भी हम कंपैरेटिव बेटर स्थिति में हैं। और कोमोर्बिड वालों को निकाल दे तो मृत्यु दर 0.01% तक जाएगी, क्योंकि कोमोर्बिड वाले अपनी बीमारियां, जो कैंसर वाले थे, COPD वाले थे, किडनी डिजीज़ थी, किडनी ट्रांसप्लांट वाले थे, उनकी मृत्यु हुई है अधिकतर केसेस में। जो 73% से अधिक मृत्यु कुल मृत्यु में से उनकी हुई, न्यूमोनिया से हुई है। और कुछ दुर्भाग्यवश कहीं मृत्यु दूसरी भी हुई है जिसमें यंग या बिना बीमारी वाले कोमोर्बिड वाले लोग भी गए हैं। तो हमने बीमारियों से लड़ना सीखा है। इस दौरान हमने स्वस्थ रहना, जान है तो जहान है, मतलब हमारी स्वास्थ्य टॉप प्रायोरिटी में कभी रहा ही नहीं था। अब इससे हमने सीखा है कि स्वस्थ रहेंगे तो ही धर्म अर्थ काम मोक्षानम आरोग्य मूल उत्तमम, मतलब जान है तो जहान है। तो स्वास्थ्य को हमने फर्स्ट प्रायोरिटी में लिया। हम हर चीज़ में हाथ धो रहे हैं, हम ठंडा फ्रिज से बच रहे हैं, फ्रिज की चीज़ों से बच रहे हैं। हमें पता है बीमार नहीं होना है, हमने एक ही फोकस है ज़िंदगी का, एक ही उद्देश्य कर लिया कि बीमार न हो। हम खराब चीज़ें नहीं खा रहे हैं, जैसे फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, जो स्वास्थ्य को खराब करने वाली चीज़ें हम नहीं ले रहे हैं, अच्छी चीज़ें ले रहे हैं, फल सब्जी सबको भी धो के खा रहे हैं।
पानी भी गर्म पी रहे हैं, सही टाइम पे सोना उठना, योग प्राणायाम को भी हमने अपनाया है और आयुर्वेद की औषधियाँ ली है। तो आपको जानकर खुशी होगी, काफ़ी ऑपरेशन टले हैं इस दौरान। इसके पहले भी दुनिया में 1.5 लाख मृत्यु डेली हो रही थी, 25,000 मृत्यु भारत में भी डेली हो रही थी। मृत्यु का आंकड़ा घटा है, कई ऑपरेशन टले हैं, हार्ट अटैक की दर भी कम हुई है और सकल मृत्यु भी कम हुई है। तो ये कुछ पॉजिटिविटी है जो हम कोरोना से ले सकते हैं। और हमने लोगों की मदद करना सीखा है, इस दौरान त्याग सीखा है। जहाँ कहीं भी किसी की भी नीड हुई, लोगों ने अपने घर में मास्क बना के दिए हैं, बांटे हैं। जब गरीबों को लॉकडाउन हुआ तो गरीबों को खाना बांटा है, एक दूसरे की मदद की है। हम सबने एक दूसरे का सामाजिक परिवेश में ये भाव सीखे हैं। कोरोना चला जाएगा, निश्चित तौर पर चला जाएगा कोरोना, वैक्सीन भी आ जाएगी और हार्ड इम्यूनिटी की तरफ भी बढ़ रहे हैं। कब और कैसे डेवलप होगी ये तो ICMR बताएगा, क्योंकि वो जिम्मेदार संस्था है। तो हार्ड इम्यूनिटी की तरफ भी बढ़ रहे हैं, लेकिन एक कोरोना एक बीमारी नहीं है, दूसरी भी बीमारियां थी। हर चौथा युवा, 27% युवा हृदय रोग की जद में है। हम भारत वैश्विक राजधानी बन रहे थे हम जीवन शैलीगत व्याधियों की, क्योंकि हम काफ़ी लापरवाह हो रहे थे। NCD की तरफ, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, संक्रामक बीमारियों में तो हमने काफ़ी हद तक डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया ये हर बार होती थी। वायरल का सीजन काफ़ी कम हुई है इनकी संख्या भी, क्योंकि हम सावचेत हो गए हैं। कोरोना से लड़ने में हमने काफ़ी अच्छी चीज़ें सीखी भी है। तो इम्यूनिटी हमारे 5 बिंदु पर जिन पर हम चर्चा की, तो पोस्ट कोविड प्रोटोकॉल पर हमने चर्चा की। योग प्राणायाम कौन सा करें इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, तो योग प्राणायाम की चर्चा करेंगे। लॉन्ग ब्रीथिंग एक्सरसाइज, मतलब गहरी सांस लें। आप जितनी गहरी सांस लेंगे वाइटल कैपेसिटी बढ़ेगी, फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ेगी। अनुलोम विलोम करना है हमें, अनुलोम विलोम करें, ध्यान करें, पॉजिटिव सोचें, त्राटक करें। सूर्य नमस्कार सबसे बेहतर एक्सरसाइज है, क्योंकि हम अभी बाहर निकलने की किसी को सलाह नहीं देंगे, अननेसेसरी कम लोग ही बाहर निकलें। तो घर पे सूर्य नमस्कार निश्चित तौर पर करें। योग प्राणायाम से 3 चीज़ें होंगी, आप स्वस्थ रहेंगे, बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी, क्योंकि बीमारी तो आई और चली जाएगी, लेकिन कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने भी कहा है कि अवसाद अगर आ गया, क्योंकि हम चारों तरफ से घिर चुके हैं, 9 साल तक रहता है अवसाद। अवसाद औसतन 9 साल तक रहने वाली चीज़ है, क्योंकि आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य तीनों तौर पर हमें नुकसान झेलना पड़ा है कोरोना से। और हमें पता भी नहीं कोरोना से हम कब उबर पाएंगे, कब कोरोना के पहले वाली अवस्था आएगी, हमें यह भी पता नहीं है अभी। लेकिन अच्छी चीज़ें ये है, हमारे पॉजिटिविटी इतनी है कि हम परिवार के साथ अच्छा समय बिता पा रहे हैं, संतोषिक जीवन सीखा है हमने। और ख़राब जो आदतें थी वो कब आते छूटी है, लेट नाइट बाहर घूमना, ख़राब खाना खाना और गैर ज़रूरी खर्चे करना, वो सब चीज़ों से हम गैर ज़रूरी चीज़ों से हम बचें। कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर, उपलब्ध संसाधनों का बेहतरतम उपयोग कैसे हो, ये चीज़ हमने सीखा है। तो मीडिया से भी एक बार और अपील है और सब लोगों से भी अपील है कि सामान्य परिस्थितियों में तो हम कर ही रहे थे, और ये कोरोना काल, क्योंकि अब सबसे चुनौती का विषय है, सबसे चुनौती है, बारिश भी आएगी ही। सितंबर और अक्टूबर बहुत मुश्किल गुजरने वाला है। अभी तक तो हम मजाक में ले रहे, कई लोग कोरोना का मजाक में लिया कि कोरोना होगा तो भी क्या, मृत्यु दर कम है, हुआ 7 दिन या 14 दिन बाद उबर जाएंगे, ऐसा नहीं है। कोरोना संक्रमण में तो हम कितने लोग एक्सपोज हो चुके अभी कह नहीं सकते, लेकिन महाराष्ट्र में, जहाँ पुणे ने बताया 60% लोग एक्सपोज हो चुके। दिल्ली में 1 महीने पहले तक 31% लोग सीरोलॉजिकल टेस्ट में पॉजिटिव हो चुके थे। मुंबई में भी ये आंकड़ा लगभग 50% था। तो एक्सपोज तो आबादी अधिक होगी ही, पॉजिटिव नेगेटिव आना भी अलग बात है। हम अपने फेफड़ों को बचा के रखें, शरीर को बचा के रखें। तो नियमित तौर पर अपने आयुर्वेद चिकित्सक की सलाह से इम्यूनिटी बढ़ाने के उपाय सीखेंगे। योग प्राणायाम डेली करेंगे, इसमें कोई पैसा नहीं लगने वाला आपका। दूध हर घर में मिलता है, हल्दी हर घर में मिलती है। मसालों का युक्त प्रयोग करें, साफ सफाई का प्रयोग करें, अधिक रखें, मास्क का प्रयोग करें। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सही टाइम पे सोएं, सही टाइम पे जागिए। सब उपाय को डेली करेंगे और सकारात्मक रहना सबसे बड़ी चीज़ है। हम ये नहीं सोचे कि हम 5 साल पीछे चले गए, 10 साल पीछे चले गए। सपने सबके ख़त्म हुए हैं। हर आदमी का सपना था, सपने होते ही हैं कि ऐसा कोरोना नहीं होता तो ऐसा हो जाता। वो सब बातें थी जो हमने खोई है, समय खोया है। लेकिन अच्छी चीज़ों पर विचार करें। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं तो बच्चों के साथ बैठें, बच्चों के साथ अपना समय व्यतीत करें, बच्चों को अच्छी आदतें बताएं, क्योंकि
ये एक महामारी है। जब हम 5 से 10 साल बाद विचार करेंगे कि हम किस महामारी से उबर रहे हैं, क्योंकि महामारियां पहले भी आई है और इस सदी की सबसे बड़ी महामारी है। और WHO तो कह रहा है कि दूसरी महामारी के लिए तैयार है, घबराना नहीं है। इम्यूनिटी इज अ की फैक्टर। और भारतीय बौद्धिक संपदा है, आयुर्वेद है जब भारत के पास, तो हमें घबराने की कहाँ जरूरत है। क्योंकि 6 महीने बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब कोविड प्रोटोकॉल में आयुर्वेद का नाम लिया है पहली बार। तो आप समझ सकते हैं हम जो हमारी बौद्धिक संपदा को, क्योंकि हर घर में आयुर्वेद चिकित्सक से पूछा हो नहीं पूछा हो, काढ़ा हर घर में चल रहा था, गर्म पानी हर व्यक्ति पी ही रहा था, दूध में हल्दी ले ही रहा था, तुलसी हर आदमी ले ही रहा था, इसमें कोई बड़ी बात थी नहीं। तो हम एक बार और मीडिया से भी एक बार आग्रह करेंगे, पोस्ट कोविड प्रोटोकॉल जो भारत सरकार ने जारी किया है, सामान्य उपाय का तो हम कह ही रहे हैं, मीडिया प्रचारित ही कर रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी, मास्क लगाने का भी और साफ सफाई का भी। इसके अलावा पोस्ट कोविड प्रोटोकॉल को भी हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच ले जाएं और लोगों से गंभीरता बरतने के लिए कहें कि संक्रमित तो काफ़ी लोग होंगे, बड़ी आबादी, बड़ा तबका कोरोना से संक्रमित होगा। टेस्ट होना न होना, पॉजिटिव आना न आना, ये अलग विषय है बिल्कुल, लेकिन चेस्ट MRI में इसके संक्रमण का पता लगता है ज़्यादा कितने फेफड़ों को कितना नुकसान पहुंचा है। तो अगर फेफड़ों को बचाना है तो हमने 14 अगस्त को ट्विटर हैंडल पे भी डाला, फेसबुक पे भी डाला, व्हाट्सएप पे भी सबको डाला, 13 अगस्त की पोस्ट थी वो, और सब मीडिया वालों के सामने भी रखा। वही 7 चीज़ें उसको दोहराने के साथ हम इस चर्चा को विराम देंगे। इसमें वही 7 चीज़ें थी। चिकित्सीय परामर्श से सब चीज़ें लेनी है, हो सके तो चिकित्सक के निर्देशन में लें, योग प्राणायाम करें, बेहतर करें, दूध में हल्दी डाल के सेवन करें, निश्चित रूप से दूध में च्यवनप्राश का सेवन करें। च्यवनप्राश थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा क्योंकि कई लोगों का मानना है कि गर्मी है, च्यवनप्राश कब लें, कितना लें। किसी भी अच्छी कंपनियां आती है उनका च्यवनप्राश लें, आधा चम्मच, एक सामान्य मात्रा है, फिर भी प्रकृति के हिसाब से इसको कम ज़्यादा किया जा सकता है। और जिनकी तासीर गर्म हो वो ब्रह्म रसायन का सेवन भी कर सकते हैं, तो अपने निकटस्थ आयुर्वेद चिकित्सक से सलाह से लें, च्यवनप्राश का सेवन कर सकते हैं, दूध में हल्दी का सेवन कर सकते हैं। आयुष्क्वाथ सभी कंपनियां बनाती है, आप घर पे भी बना सकते हैं। तुलसी 4 भाग, अदरक 2 भाग, अदरक या सौंठ 2 भाग, दालचीनी 2 भाग, काली मिर्च 1 भाग। तो ये बुजुर्ग, अस्थमा, बच्चे वाले, BP वाले, शुगर वाले, किडनी डिजीज़ वाले, स्किन डिजीज वाले, क्योंकि हमने इसका अध्ययन भी किया, लगभग 1400 हाई रिस्क लोगों को हमने देकर देखा भी। सही, लगातार हम पिछले 6 महीने से 1400 लोगों को, हाई रिस्क वालों को और कोरोना वॉरियर्स को जो आइसोलेट थे, पॉजिटिव थे, हमने कोविड सेंटर में भी गए, लगातार कोविड सेंटर में भी हमने काढ़ा पिलाया है। तो हम 170 प्लस कोविड लोगों को भी हम हमारे संपर्क में रहे, वो चिकित्सा परिदृष्टि से, मतलब हमारी गाइडलाइन का उन्होंने पालन किया और वो स्वस्थ हुए हैं। तो कोई क्वेश्चन हो तो आमंत्रित है, हम 5 मिनट के अंदर इस चर्चा को विराम देंगे। तो जो अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पुटअप करें। तो आयुष्क्वाथ का सेवन करना ही है। और अश्वगंधा, हम सबसे पहले क्वारंटाइन 326 परिवारों तक हम सबसे पहले पहुंचे थे। इसमें अश्वगंधा, मुलेठी, नीम गिलोय और आंवला, ये 7 चीज़ें जो आयुष मंत्रालय ने बताई चिकित्सीय निर्देश में। आंवला डेली खाया जा सकता है, विटामिन सी की प्रचुर मात्रा होती है आंवले में। तो आंवले को हम किसी भी तौर पर पल्मोनरी मस्क को बाहर एक निकालने, कुछ क्वेश्चन आया है, पल्मोनरी मस्क, ये क्वेश्चन प्रमोद आर्य जी का है, पल्मोनरी मस्क को बाहर कैसे निकालेंगे। मीन्स मैं इसका भावार्थ नहीं समझ पाया, थोड़ा रिपीट करेंगे इसको। पर इस क्वेश्चन का मतलब है कि पल्मोनरी कोई डिजीज हो जाए तो इससे बाहर कैसे निकलेंगे, मैं ऐसे ही समझता हूँ। तो अर्ली स्टेज में हम एक साधारण सी चर्चा जो हमने एक अमृतधारा बटी, जो हम उन विचारों पर चर्चा कर रहे हैं जो सामान्य घर पर हो जाए। बाकी आयुर्वेद चिकित्सक की सलाह से सब चीज़ें करनी है। हम बद्रीनाथ, केदारनाथ गए होंगे, ऑक्सीजन सेचुरेशन जहाँ कम हो जाता है, पहाड़ों पर जहाँ भी चढ़ते हैं, तो सलाह दी जाती थी हमें अजवाइन और कपूर की पोटली गले में बांधने के लिए। जो एक चीज़ जो हमारे घर में है, ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल कैसे बढ़ाएं, ये सारी गणित जो योग प्राणायाम से लेकर, आयुष्क्वाथ से लेकर, हल्दी से लेकर, मसालों से लेकर, अश्वगंधा से लेकर सारी चर्चाएं करी, वो इसी के लिए है, फेफड़ों की मजबूती के लिए ये सब चीज़ें हैं। और माइल्ड है तो काम करेगा, मॉडरेट में औषधियाँ हैं, आयुर्वेद में भी काफ़ी औषधियाँ हैं।
कि हमने अड़ूसा और कंटकारी का काढ़ा पिला ही रहे थे, हमने जंगल से इकट्ठी की थी। और आस पास भी बूंदी में अड़ूसा आसपास घरों के खूब मिल जाएगा। अड़ूसा का काढ़ा पिलाएं, नीम गिलोय का नित्य सेवन करें। कटेरी जो टीबी में भी देते थे, आज से 20 से 30 साल पहले टीबी की भी काफ़ी कारगर दवा नहीं थी, तो अड़ूसा और कटेरी यूज़ करते थे। तो जब टीबी में तो फेप भी वो काफ़ी कारगर थी, तो अब भी उतनी ही कारगर है, वो शुद्ध जड़ी बूटी है। हाँ, तो हम अमृत धारा जो हर घर में होती है, अमृत धारा का यूज़ करने से क्या हो, अमृत धारा में भी कपूर होता है, अजवाइन का सत होता है, पुदीने का सत होता है, और कहीं भी मिल जाएगी, आसपास मिल जाएगी, 10, 20, 30 रुपए की अमृत धारा मिल जाती है। तो हमने एक गोली बनाई थी जो हमारे आयुष किट में थी, अमृत धारावटी। इसको हमने, बीमारी एक ही नहीं होती, पहले भी हम चर्चा कर रहे थे, बीमारियाँ बहुत सारी है। अभी जब साधारण मौसम है तो लू लगने की संभावना थी कोरोना वॉरियर्स को, बीपी कम ज़्यादा होना, उल्टी, दस्त, गले में संक्रमण। तो हमने कपूर धारा वटी बनाई थी, जिसमें अमृत धारा को होम्योपैथी की जो गोली आती है सादी, उसका बेस देकर इसको तैयार किया था। तो इसको हमने 3-4 तरीके से यूज़ करने को बोला था। हमने लगातार बांटे भी सही किट, लगातार 11,000 से अधिक हमने किट बांटे थे कोरोना वॉरियर्स और हाई रिस्क लोगों को, जो 7 सितंबर तक अनवरत रूप से जारी था। तो एक अमृत धारा वटी है जिसको चूसेंगे तो वही है कि कोई भी संक्रमण होगा खत्म हो जाएगा। इसको सूंघा भी जा सकता है, अमृत धारा को सूंघा भी जा सकता है, लेकिन इसको जेब में रखने के लिए सहूलियत हो इसलिए हमने इसको वटी के तौर पर, बाकी घर पे रखी जा सकती है, उंगली पे लगा के इसको सूंघा भी जा सकता है। तो पल्मोनरी के लिए तो चिकित्सक की सलाह से ले, माइल्ड स्टेज के लिए ये कपूर धारा, अमृत धारा अच्छा काम करने वाली है, हल्दी, आयुष क्वाथ अच्छा काम करने वाली है। और किसी व्यूअर्स ने डाला है कभी बूंदी आए, ठीक है, मैं बूंदी में ही हूँ, बात करेंगे। तो पल्मोनरी डिजीज़ के लिए ये चीज़ होगी, सारी चीज़ें फेफड़ों को बचाने के लिए ही हैं। और एक आयुर्वेद विभाग राजस्थान सरकार ने वात श्लेष्मिक क्वाथ का भी प्रयोग कर रहा था, लगातार लंबे समय से कर रहा था। हमने अपनी क्षमताओं को भी काफ़ी बढ़ाते हुए लगभग 1 लाख से अधिक लोगों को पिलाया और काफ़ी संस्थाओं को भी डोनेट किया, और आगे भी हम करेंगे जैसे भी जो भी सहूलियत होगी। और जब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी का परसों संसद में दिए गए बयान के आधार पर मैं 2 चीज़ें और बता दूं, तो ये और कि कई सारी क्लिनिकल ट्रायल चल रही है, उत्साहवर्धक हैं, जिसमें 4 चीज़ों को हम अंतिम रूप पर दे रहे हैं, इनके काफ़ी सकारात्मक परिणाम मिले हैं। गिलोय घनवटी, गिलोय आपके आसपास हर जगह मिल जाती है और हर भारतीय राष्ट्रीय औषधि के रूप में इसका प्रयोग कर ही रहा है। तो गिलोय को कैसे यूज़ करना है तो वो एक चिकित्सक की सलाह और ले सकते हैं, बाकी गिलोय को उपयोग करें। अश्वगंधा, मुलेठी, पिपली और गिलोय, ये 4 चीज़ें हैं। ये पॉली हब्स में एक फॉर्मूला था आयुष 64, वो 5वीं चीज़ थी। इन 5 का काफ़ी सकारात्मक और उत्साहवर्धक परिणाम मिल रहे हैं। काफ़ी स्टडियाँ हुई है, 91 जगह सेंटर्स पर ये चल रही है और काफ़ी अच्छे परिणाम आ रहे हैं। तो और ये हजारों सालों से हमारी परंपरा में उपयोग हुई चीज़ें हैं, तो अगर स्टडियाँ नहीं होती तो भी उतनी कारगर थी है। मुलेठी हम कभी भी चूसते ही थे, पिपली कभी भी खांसी जुकाम हो जाता, पिपली हम हमेशा काम ली है। और मुलेठी के बारे में तो क्या कहना, हर भारतीय परिचित है। लेकिन जो जो हम अपनी परंपराओं से दूर होते गए, क्योंकि लौटना तो सबको अपनी मूल की ओर है ही सही, प्रकृति की ओर है ही सही। हमने पहले भी बोला है, वायरस तो अपना नाम बदल के आएंगे, अपना म्यूटेट बदलेंगे, अपनी प्रकृति बदलते रहेंगे, लेकिन हमेशा जो रहेगी वो है सर्वकाल में जो रहेगी, शाश्वत जो रहेंगे, सिद्धांत रहेंगे, हमारी सनातन संस्कृति रहने वाली है। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, पूरी गाइडलाइन का पालन करें। किसी का क्वेश्चन है, अस्पताल बालचंद पाड़ा में जिला आयुर्वेद चिकित्सालय बूंदी, तो सभी जानते हैं, और ट्विटर पे भी है और फेसबुक व्हाट्सएप पे भी हैं हम। तो सकारात्मक रूप से लें सब चीज़ों को और बिल्कुल दृढ़ रहना है, सकारात्मक चीज़ें लें। हम बीमार कम हुए हैं, हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारी जीवन शैली की वजह से ही रहेंगे, क्योंकि जीवन केवल कोई दवा नहीं जो हमें ठीक रख सकती है तो हमारी सोच, हमारे विचार, स्वस्थ जीवन शैली जो आहार, निद्रा और विचार पर डिपेंड है। तो आहार अच्छा लेना है, आहार के बारे में भी आयुष चिकित्सक से अपन सलाह लें कि क्या खाना, कब खाना, कैसे खाना। केवल दवाओं के बेस पर और पैसों के बेस पर स्वस्थ नहीं रहा जा सकता है। नींद कब लेनी, कैसे लेनी, मोबाइल को सोने से 1 घंटा पहले त्याग देना है, क्योंकि रेस 4G 5G भी बहुत बड़ा दुष्प्रभाव रखते हैं। आँखों पर ही नहीं, आपके दिमाग पर भी बड़ा दुष्प्रभाव रखने वाली चीज़ें हैं। और विचार को तो पॉजिटिव रखना ही रखना है।
इसी के साथ आपने हमें सुना और आगे भी हम चर्चा करते रहेंगे और सभी से अनुरोध है कि अच्छी चीज़ों को लाएं, पॉजिटिविटी रखें। जो भारत सरकार, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, केंद्रीय आयुष मंत्रालय भी बार बार में, और राजस्थान सरकार का चिकित्सा विभाग और आयुर्वेद विभाग, जिसने इस कोरोना महामारी में काफ़ी उत्कृष्ट कार्य किया है निरोगी राजस्थान की तर्ज पर। हमने शुरुआत से ही लोगों को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए कार्य किए हैं, आगे भी हम करते रहेंगे जैसा भी हमें निर्देश मिलते रहेंगे। तो जनता ने भी काफ़ी विश्वास जताया है। तो आप सभी, क्योंकि आपका जीवन आपके हाथ में ही है, ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा आके आपके जीवन को बचाएगा, ये बात भी निश्चित तौर पर कर लें। क्योंकि कोरोना के बारे में हमें ज़्यादा पता नहीं केस आगे बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो यूनिवर्सल हैं, फेफड़े को मजबूत करेगी, संक्रमण को दुष्प्रभाव कम से कम रखेंगी, वो चीज़ों का हमने बताया है आपको। धन्यवाद।